मैं सुनील मुंबई से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। बातें मुलाकातें, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ विशेष शंभू सिंह जी उपस्थित हैं। उनसे हम लोग बातें करेंगे। और आप राजस्थान भिलवाड़ा से हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है आप रिसोर्ट चला रही हैं, लोगों को सुख देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ में आप बहुत सारे दिग्गजों के साथ आपका उठना बैठना होता है, क्योंकि भिलवाड़ा में जो एक क्या कहते हैं, एक देखने लायक या फिर रहने लायक स्थान हो तो वो आप ही का है। तो जो लोग भिलवाड़ा जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपसे मुलाकात करते हैं, और वो आप जो खुशी का खुराक उन्हें खिलाते हैं तो वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं आपको। तो ऐसे ही कुछ यादगार पलों को अपने जीवन में संजोने के लिए आप जो है यहाँ माउंट आबू पधारे हैं। और आर्ट एंड कल्चर विंग का जो 3 दिन का सेमिनार है उसे बड़े प्यार से आपने अटेंड किया है। इस समागम में सुबह 4 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक आप जो है इस समागम में हैं। और तीनों ही सेशंस जो है सुबह दोपहर शाम के आप अटेंड करते हैं और आध्यात्मिक आनंद का आप आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शंभू जी, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार। शंभू जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। मैं वैसे छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ जी। मेरा जन्म जो हुआ जिस गांव में मेजा भीलवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरे गांव के घरों की आबादी 300 थी। अच्छा। और मैंने हायर सेकेंडरी जो किया है वो मैंने लैंप में, बिजली भी नहीं थी तो हायर सेकेंडरी मैंने लैंप में, चिमनी में मैंने एजुकेशन किया। ओह। हायर सेकेंडरी करने के बाद में जिला हेडक्वार्टर पर कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने 1968 में। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने वैसे आर्ट्स में बीए, मैंने इसमें जो स्नातक किया मैंने जी, वो जी, आर्ट्स जी। में किया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने कॉमर्स लेकर के मैंने पीजी किया। और उसके बाद में मैंने लॉ किया है, प्रोफेशनल लॉ कर रखा मैंने। 1977 में मैंने लॉ कर लिया था। और उसके बाद मेरी सर्विस लगी थी पहले कोर्ट में, 3 महीने कोर्ट में सर्विस की थी मैंने। उसके बाद बैंक में सिलेक्शन हो गया तो मैं एग्जीक्यूटिव लाइन में बैंक में अपॉइंट हो गया। और 2008 में मैं सेवा से निवृत्त हुआ। क्या बात है। जी, जी। और मेरी विचारधारा और ये जो सब है, पहली बात तो कि मैं क्षत्रिय राजपूत परिवार में होने के बावजूद भी मैं कोई व्यसन नहीं है मेरे। मेरे परिवार में भी किसी के नहीं। मेरे एक बच्चा है शक्ति सिंह चुंडावत, और मेरे 2 ग्रैंडसन हैं परिवार में। और मेरी मिसेज भी पोस्ट ग्रेजुएट थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और 2008 के बाद में सेवानिवृत्त हो गया मैं बैंक से। और मेरे जो बगिया है, रिजोर्ट है मेरे, तो उसके अंदर सारा देख रेख का काम बाहर का, यानी कि पेड़ पौधे, जानवर, गाय भी रखता हूँ मैं। बिना गाय के रहता नहीं। अच्छा। बिना गाय के मैं नहीं रहता। गौ माता के दर्शन तो सबसे पहले हैं। और मैंने ये ज़मीन सर्विस में रहते हुए ख़रीदी थी भीलवाड़ा में। एग्रीकल्चर लैंड थी, फिर उसको मैंने कॉमर्शियल कन्वर्ट करा दिया और होटल बना दिया। तो मेरे एक ही बेटा है तो वो उसको संभालता है। अच्छा अच्छा। और
मैं होटल के अंदर कोई इंटरेस्ट रखता नहीं, क्योंकि पैसे के मैं हाथ लगाता नहीं। अच्छा अच्छा। बैंक में भी मैंने पैसे के हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लाइन में था, तो पैसे की मैंने हाथ नहीं लगाया। और इधर जो रिजॉर्ट है उसका जो भी लेन देन है, उसमें भी मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता। क्या बात है। क्योंकि अर्थ है ना, अर्थ के बिना वैसे काम चलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अर्थ जो है आज के समय में अनर्थ बहुत करने लग गया, अनर्थ बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। वाह शंभू जी, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है वो ये है कि आप पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आप कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बना के रखें आप। और ये जो चीज़ है, जैसे पैसे को नहीं हाथ लगाना, ये कहाँ से सीखा, कैसे आपने सोचा इसके बारे में, कहाँ ये इंटीमेशन आपको कैसे हुआ कि ऐसे चीज़ों से हमें जो है थोड़ी सी जो है उसको दूरियां बना के रखना है? ये पैसे से मैंने अपने पिताश्री से सीखा। अच्छा। उन्होंने भी गांव में गरीब से गरीब की बहुत सेवा की। और एक तो वो झूठ नहीं बोलते थे, और दूसरा अपने स्वयं के लिए, कोई स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते थे। अच्छा। छोटा सा गांव था, लेकिन उसके अंदर भी इतने सम्मानित थे, उनको बापू साके के पुकारते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो हमें 23 साल पहले छोड़ के चले गए। माताश्री भी चली गई, और हमारे श्रीमती जी भी चली गई। अब मेरा उद्देश्य ये है साहब, मेरे शुरू से नेचर है मेरी, तो ये क्या है कि एक ब्लड में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्लड में है ना। हाँ। ये डीएनए में है। मेरी कोर्ट में सर्विस लगी थी और मैंने लॉ भी किया, लेकिन लॉ में क्या होता है साहब कि दोनों तरफ से लड़ते हैं वकील। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो असत्य बोलता ही बोलता है वहाँ ओथ दिलाई जाती है कि भाई मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ मैं सत्य बोलूँगा, लेकिन वकीलों को ओथ नहीं दिलाई जाती, वो सत्य बोलते हैं। तो मेरी कोर्ट में सर्विस लगी थी और 3 महीने में मैंने कोर्ट की सर्विस छोड़ दी। हाँ, मैं उस समय तो क्या आरजीएस भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई अपने को झूठ कमट का पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अपने खून पसीने की कमाई चाहिए। और अभी भी मैं अपने हाथों से सारा काम करता हूँ। खेती भी करना है, ट्रैक्टर भी है, तो जुताई भी मैं करता हूँ, ट्रैक्टर में चलाता हूँ। अच्छा। कल्टीवेशन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, गोबर उठाना करना। मेरे को मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं और कुछ में नहीं करता। सत्य बोलना और कमज़ोर व्यक्ति की मदद करना। और अभी मैंने जैसे ला कर रखा, तो अभी मैंने अप्लाई कर दिया है बार काउंसिल के लिए, मैं मेंबर बन रहा हूँ अभी। अरे वाह। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत मैंने बढ़िया। फीस भी जमा करा दी, मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। हाँ। और अब मैं जो वकालत करूँगा तो मैं बिना फीस के करूँगा और गरीबों के लिए काम करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शंभू भाई, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, अपने जीवन के अनुभव। और यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ आपका, तो यहाँ का जो कुछ सीखा या समझा, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए हमें। मेरे जीवन में क्या है कि मेरे परिवार की और मेरे ससुराल वालों की शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति है। वो सत्संग में आना जाना, बड़े बड़े संतों के यहाँ जाना, सुनना, तो वो संस्कार मेरे में पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भीलवाड़ा में जो हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं, फिर वहाँ मैं चल के गया कि यहाँ क्या होता है, क्या सिखाया जाता है। तो फिर मैं उस सेंटर पे गया, वहाँ पे जो इंदिरा दीदी जी हैं उनसे संपर्क हुआ, और वहाँ से फिर मैंने ये सीखा और जुड़ाव हुआ। और जुड़ाव की वजह से और प्रभु की और बाबा की इतनी कृपा है साहब कि यहाँ पर माउंट आबू में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ मैं यहाँ आने लायक हूँ ही नहीं, लेकिन बाबा पता नहीं कैसे बुला लेते मेरे को, कैसे एंट्री दे देते, मुझे ताज्जुब होता है। ये भी बड़ी कृपा है। 2011 में आया था यहाँ पर, जो संतों का था उधर ज्ञान सरोवर के अंदर, उसके अंदर मेरी एंट्री हो गई साहब। यहाँ पे
पूछा कि यार आप इसके अंदर आए हैं लेकिन मैंने कहा यार बाबा ने बुलाया, मेरी एंट्री हो गई। बिल्कुल इसी तरह से 2013 के अंदर जो प्लेटिनियम जुबली जो हुआ था प्रोग्राम बिल्कुल, अपनी यही शांति वन में, जी जी जी, उसके अंदर भी बाबा ने बुला लिया मेरे को। क्या बात, मैं कहाँ अड़ता हूँ उसके अंदर। और अभी वाला आज का देखिए आप। जी जी है? जी जी जी, और इसके अंदर भी क्या बाबा ने कड़ी घुमाई, किससे किसको कहा, किसने किसको कहा, कैसे। हाँ। देखो आप, बाबा ने पकड़ के बुला लिया मेरे को यहाँ पे, इतनी गजब की कृपा है। तो इस तरह से साहब मैं बाबा ही खींच रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक संदेश या कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो, या कोई ऐसी क्या कहते हैं ज्ञान की सुक्ति कहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ आप सुना सकते हैं। तो वेलकम, स्वागत है आपका। देखिए साहब, कोई भी संदेश जब दे सकता है कि जो व्यक्ति उसमें जिया हो, जो किया हो और वो उसने किया हो, है ना। तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ये प्रभु का प्रसाद मानता हूँ। मैं ये शरीर है ना साहब, ये ईश्वर की जो कृति है ना, मनुष्य की कृति सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने जो हमको जिस निमित्त हमको पैदा किया है, तो जो भगवान के जो आचरण है, उनका जो उनसे जो सीखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, है ना, तो उनसे सीखते हैं। और संदेश तो यही है मेरा कि आज के समय में जितना आदमी अशांत है, जितना आदमी आज की तारीख में अशांत है साहब, जितनी प्रोग्रेस कर रहा है ना, वो उतना ही दुखी है। जितना ऊंचाइयों पे जा रहा है ना, उसकी नींद उतनी आराम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं पंख में कब आग लग जाए, पंख कब टूट जाए। आज दुनिया किस मोड़ पे चल रही है, बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। उसका कारण है मस्तिष्क, आदमी के जो विचार है ना, वो पोल्यूटेड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। विचार से कर्म बनता है और कर्म से परिणाम बनता है। बिल्कुल। तो हमने जो बोया वो आज काट रहे हैं, और आज जो हम बोएंगे वो काटेंगे। बिल्कुल। तो वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है, जो भी मेरी अच्छे बात को कर्म सुन रहे हैं, जी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बिल्कुल। लिव विथ नेचर। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो यदि बैलेंस्ड है तो आपका कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं घुस सकती। अगर बैलेंस्ड है, अगर मान लो जल तत्व कम हो गया, ज़्यादा हो गया, वायु तत्व कम हो गया, ज़्यादा हो गया, अग्नि तत्व ज़्यादा कम हो गया, तो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। सब मेरा बुखार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, गर्म हो गया। तो ये जो 5 तत्व है अगर बैलेंस्ड है, लेकिन इसको हमने क्या है कि पोल्यूटेट कर दिया। इसके जो रेशो हैं वो हमने इम्बैलेंस कर दिए। इसलिए आज आदमी हॉस्पिटल भाग रहा है, मेडिसिन खा रहा है, और उसके अंदर भी आप देखिए कि बहुत बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर। मेडिकल लाइन में आज की तारीख में इतना बड़ा स्कैंडल है कि वो जो मेडिसिन देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं, वो केवल बीमारी को स्टेबल रखती है, वो जड़ मूल से ख़त्म नहीं करती। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि लिव विथ नेचर। आज मैं घर में एसी है, सब है, गाड़ी घोड़े वगैरह गाड़ी है, उसमें एसी, मैं एसी नहीं चलाता हूँ, घर में एसी नहीं चलाता हूँ। बिल्कुल। आज भी मैं पंखे के नीचे, मई हो जून हो, कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है। लिव विथ नेचर। इसलिए मैं आज बिल्कुल देखिए आपके सामने हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। आपका एज क्या है अभी? 72। वाह, देखो 72 में भी शंभू जी जो है गाड़ी चलाते हैं, बिलवाड़ा से गाड़ी चलाकर यहाँ पाउंट आबू राजस्थान आए हैं, और बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझा, जीवन को समझा। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है वो मजबूत रहता है और हमेशा हेल्दी वेल्दी रहता है। जो लोग ज़मीन को छोड़ते हैं फिर वो हवा में दिखते हैं कुछ समय के लिए, फिर कहीं क्या नहीं रहते हैं। तो निश्चित तौर पे
आप जो है विशेष रूप से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है और समझ की ज़रूरत है। तो ड्राइव करके आप यहाँ तक आए जी। और अभी भी ड्राइविंग करते हैं। नहीं, मैं ड्राइविंग, देखिए साहब, ऐसा है, गाड़ियों का तो मेरे को शौक है, मेरे बेटे को बहुत शौक है। अच्छा जी। गाड़ी आती रहती जाती रहती, लेकिन मेरे पास अभी जो टाटा की सफारी है, जी जी, ये 2010 में मैंने खरीदी थी। और स्टीयरिंग में मैं बैठता हूँ या मेरा बेटा बैठता है, हम गाड़ी किसी को देते नहीं है। बिल्कुल। और आज उसकी जो कंडीशन है बिल्कुल नहीं, वो शोरूम जैसी कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो एवरेज है, जो कंपनी जो एवरेज बोलती है, उससे मैं डबल एवरेज लेता हूँ। अच्छा, डबल। पहले भी मेरा जो है टीवी के अंदर 5 मिनट की मेरी बाइट है, मेरी न्यूज़ आई हुई है जी कि साहब इतना एवरेज देती है गाड़ी की। कैसे मेंटेन करते, कैसे चलाते हैं? ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, ऑयल वगैरह जो भी चेंज करना तो टाइम पे करना, उसमें कई फैक्टर हैं कि वो गाड़ी एवरेज कैसे देती है। एक चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं जिसके जाकर के, है ना। तो उसके टायर मैंने अभी 2 टायर तो साथ के चल रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। 98,000 चल रही गाड़ी और 2 टायर साथ के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मैं जो है, मेरी एक भावना है, इच्छा है जी कि हमारे भारत रत्न रतन टाटा, जो उनके जो प्रोडक्ट हैं ना साहब, जी, गाड़ियों के किसी में भी, और चैरिटी में क्या देखो आप, क्या बिल्कुल महान बिल्कुल, है। क्या किया उन्होंने। तो मैंने इस गाड़ी को इतना संजो के रखा हुआ, लोग खरीदना चाहते हैं, मैं बेचता नहीं इसको। बिल्कुल। गाड़ी आती जाती, लेकिन मैं इसको नहीं बेचता हूँ, न मैं किसी को देता हूँ। अब मेरी एक भावना ऐसी बनी है मन में कि माननीय रतन टाटा को उनके जन्मदिन पर, जो अभी दिसंबर में आएगा जी, उसमें ये उनको भेंट करना चाहता हूँ। क्या अब ये बात, मेरी क्या। आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या, और इसलिए गिफ्ट करूँगा कि ये शर्त के साथ मैं गाड़ी चला करके बताऊँगा, और 20 से ऊपर 25 से ऊपर एवरेज बता करके उनको गिफ्ट करूँगा। यूँ नहीं है कि पुरानी गाड़ी होगी चलो गिफ्ट कर दो, हाँ, है ना। बड़ी तय दिल से जो है मेरे उनको धन्यवाद। बहुत मैं देना चाहता हूँ उनको जी गिफ्ट। जी, चलिए, और बहुत मेरी बढ़िया। प्रार्थना उन तक पहुँच जाए तो बल्ले बल्ले हम लोग इसी दिसंबर में आपके साथ जाके उसी गाड़ी में जाएंगे और उसी गाड़ी को गिफ्ट करके आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी भावना है आपके, और अच्छी भावना है, और हम चाहेंगे कि वो भावना आपकी जल्दी से जल्दी जो है इसी साल पूरा हो जाए। शंभू जी, आप खेती भी करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा संबोधन दे कि किस तरह से वो एग्रीकल्चर में आगे बढ़े, क्योंकि आजकल देखते हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, जो छोटे किसान हैं वो आत्महत्या करते हैं या कर्ज में डूबे रहते हैं। तो क्या इसको परिवर्तित कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए साहब, भारत में एक कृषि प्रधान देश है और 70% जनता हमारी गांव में रहती है। उनके सारा जो कमाई का जो जरिया है वो एग्रीकल्चर है। तो इसमें मेरा ये निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि जो ट्रेडिशनल जिस तरह से वो खेती करते हैं, कि मक्की बो दी, मक्की काट ली, गेहूँ बो दिया, गेहूँ काट लिया, और फिर वो, इसको एक टेक्निकल इस हिसाब से खेती करनी पड़ेगी। और यदि सही ढंग से खेती की जाए तो एक ये कि एक तो जीरो बजट फार्मिंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। घर में आप गाय रखिए और उसके गोबर से जो आप फसल पैदा कीजिए, तो उससे क्या है कि एक तो यूरिया, डीएपी और इन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा होता है, और वो फसल आपको जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो भी हम खाते हैं उससे कई बीमारी पैदा हो रही, तो एक तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, सोलर सिस्टम है, जैसे आज बिजली पे डिपेंड करते हैं, बिजली महंगी है, कभी मिल रही काश्तकार को मिलती है तो रात को मिलती है। अब रात को अगर खेती करेगा तो स्नेक बाइटिंग है, कई है, पानी भी वेस्ट जाता है। तो सोलर लगाए, सूर्य भगवान की इतनी कृपा हो रही है, बिजली का बिल भरना नहीं है, एक बार लगाना है, सरकार भी उस पर अनुदान देती है। तो वो लगाने के बाद दिन में आराम से बटन दबाएगा और आराम से इरिगेशन कर लेगा, उसमें लेबर भी नहीं चाहिए, है ना।
और ड्रिप इरिगेशन लगा देगा तो लेबर भी नहीं चाहिए आराम से, बिल्कुल, और बिल्कुल। पानी भी कम चाहिए और पैदावार अच्छी होगी। दूसरी बात ये, एक ऑर्गेनिक खेती में क्या है साहब, एक तो फसल का जो मूल्य है वो अधिक मिलेगा, है ना, और ये सारे खर्चे बचेंगे। और पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना चाहिए काश्तकार को, क्योंकि वो पॉइजन जा रहा है हमारे शरीर में और हम बीमार हो रहे हैं, और उसके ऊपर फिर वापस मेडिकल के इनके कितने खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगर खान पान अगर शुद्ध है, खान पान यदि शुद्ध है तो कोई बीमारी की ताकत नहीं कि वो अपने शरीर में घुस जाए। तो काश्तकार भाई सबसे पहले तो गोपालन करें और आधुनिक तकनीक से खेती करें। अगर वो आधुनिक तकनीक से खेती भी करता है, यदि अगर उसके पास 1 बीघा ज़मीन भी है तो भी उसके अंदर जो है ना 3 फसल ले सकता है और अपने घर परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका शंभू जी। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जहां हमने शंभू जी जो भिलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, जैसे कि खेती के बारे में बता दिया, ड्राइविंग के बारे में बताया, गाड़ी के बारे में बताया, और आध्यात्मिकता का जो अनुभव है उनका, वो और उनकी बचपन की यादें भी हमारे साथ ताज़ा किया। जी, एक जैसे अध्यात्म के बारे में क्या है कि मेरी जो शुरू से रुचि हुई ना, तो जी, मैं अपन आपको बता देता हूँ। मेरे दोनों ग्रैंडसन हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, ग्रैंडसन पोते, तो उनको मैंने मेडिटेशन का कोर्स करवा रखा है। तो आँख पे पट्टी बांध करके पढ़ लेते हैं, नाक से सूंघ के बता देते हैं, कान पे लगा के बता देंगे। अच्छा। आप जैसे मोबाइल का भी कोई निकाल के कान पे लगा के बता देगा, हाँ ये किसका फोटो है, कौन सा कलर है। और ये जैसे आपका मोबाइल है ना साहब, जी जी, ये इधर देखिए आप, यूँ हाथ लगा के बता देंगे। अरे वाह, क्या है। मैं उनकी बाइट मंगा रहा हूँ अभी, बिल्कुल, भिलवाड़ा से। जी जी जी। तो उनका क्या है, आप के यहाँ पे कोई इस पे टीवी पे जो है ना, क्योंकि आपका भी सब अध्यात्म में चल रहा है, बिल्कुल, मेडिटेशन पे चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन बच्चों ने जो आज अचीव किया है ना सब, वंडरफुल। मैं खुद मतलब कोई देखते हैं उनके सामने करवाता हूँ मैं, तो वो कहते हैं यार कैसे होता है, क्या होता है। फिर मैंने बच्चों को पूछा, बेटा यार कैसे बताते हो, तो ऐसे लगाया, सुना था ऐसे लगाया, वो कहते हैं हमको यहाँ दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुना साहब, यहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है। फिर वो बच्चे क्या कहते हैं, मैंने कहा कैसे दिखता, तो पतली सी वैन में से कोई यहाँ पॉइंट बनता, फिर उसे ये जूम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ से जूम करते हैं। यहाँ लगा कि पतली सी वैन में यहाँ छोटा सा आता है, फिर हम इसको जूम करते हैं, जूम करते हैं, तो उस समय इनको थोड़ा सा हेडक हो जाता है, थोड़ा भारी पड़ जाता है। वो जूम करते हैं ना, ये तो अभी जैसे सूंघ के बता देगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या है, सूंघ के बता देगा, यहाँ करके बता देगा। हाँ, टच एंड दोनों मेरे पोते। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है उनका दोनों का? हर्षवर्धन सिंह और जयवर्धन सिंह। चलिए, हर्षवर्धन सिंह, जयवर्धन सिंह, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और दादाजी का आपके ऊपर जो प्यार है वो हमेशा बना रहे, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच शंभू जी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने अपने परिवार के और अपने पोतों का भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो जो दिव्यांग हैं और वो अपनी जो है विशेष शैली के माध्यम से अपने कार्य करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके परिवार के भविष्य के लिए। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूँगा कि आपको जो बातें शंभू जी ने जो शेयर किया है कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को, दिल को स्पर्श किया होगा। तो ज़रूर उस बात को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार याद करते रहें दिन में, और उसे प्रैक्टिस में लाकर वही अनुभव आप भी करें जो शंभू जी कर रहे हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ शंभू जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति। चेत की क्यारी में पावनता के
की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए। हम शिव पिता की है संताने, हम शिव पिता की है संताने, फक्र से हम हैं सीना ताने, युग परिवर्तन की पावन बेला में क्यों ना अपने पिता का कहना माने। आओ चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए। नव मंगल चेतना से सकल विश्व को महकाए। सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में, सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में पवित्रता की दिव्य ज्योत जगाए, स्वर्णिम प्रभात धरा पर लाए। चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए। नव मंगल चेतना से सकल विश्व को महकाए। वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को। जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है सोने को, अब वक्त नहीं है सोने को। शिव पिता अभी तो साथी बनकर सभी का साथ निभाएगा, अंत में वो भी साक्षी बनकर धर्मराज का पार्ट बजाएगा। तो समेट लो अपने आप को इस जर्जर मिटते जहान से, ना जाने कौन घड़ी अब अंतिम घड़ी हो जाए। आओ चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए। आओ चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए। नव मंगल चेतना से सकल विश्व को महकाए। आओ चेत की क्यारी